अच्छा बच्चों, जब भी हम सेक्शन 2 की बात करेंगे, सो वी मस्ट नो कि सेक्शन 2 इज ऑल अबाउट पाकिस्तान मूवमेंट। और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को यही वाला टॉपिक, ये वाला सेक्शन लगता है, क्योंकि इसके अंदर क्या ऐसी चीज है बेटा जिसको कॉम्प्लिकेटेड बनाती है? उसकी टाइमलाइन। ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान मूवमेंट 1905 से लेके 1947 तक है आपके पास। ठीक है बेटा, इन द सेक्शन नंबर 2, टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमलाइन के, अगर आपको टाइमलाइन की प्रैक्टिस नहीं है, उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आप गलत कर सकते हैं। जैसे कि इफ यू सी द रीसेंट पास पेपर ऑफ 2023, 23 का जो अक्टूबर का पेपर था, उसमें एक बड़ा टिपिकल किस्म का क्वेश्चन था कि भाई ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर मैथ। अब कभी कभार देखो, जरूरी नहीं है कि हमें जो टाइमलाइन दी जाए वो नंबर्स में ही दी जाए, कुछ जैसे 1905 टिल 1919। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इस तरह से ही हमें दी जाए, बल्कि हमें वर्डिंग्स में भी दी जा सकती है। जैसे कि 100 years, 100 years या 10 years बिफोर 1919। ठीक है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि 109 की बात हो रही है। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सेक्शन नंबर 2 इज हैविंग सो मैनी टर्मिनोलॉजीज। कैसी टर्मिनोलॉजीज भाई? लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इसके बाद एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, डिक्टेटरशिप, है ना जी, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। ठीक है, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आज के टॉपिक पे, आज की क्लास में हम सारी टेक्निकल बातें डिस्कस करेंगे जो कि सेक्शन नंबर 2 से रिलेट है। सो बच्चों, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट? कोई भी गवर्नमेंट तीन चीजों पर बेस करती है। ठीक है, मैं बैकग्राउंड क्या दूं इस चीज का बेटा, मैं तो पढ़ा ही बेसिक रहा हूँ सेक्शन नंबर 2 की। ठीक है, अभी मैंने सेक्शन 2 स्टार्ट किया है, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले उसके उससे रिलेट बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोग को यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखो बेटा, तीन स्ट्रक्चर्स हम यहाँ रखेंगे गवर्नमेंट के, जिसपे गवर्नमेंट बेस करती है। एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये बार बार आप वर्ड्स पढ़ोगे, इस वजह से मैं बता रहा हूँ आपको। और तीसरा होता है जुडिशरी। ठीक है, इन तीनों चीजों के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट बेस करती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है बेटा? लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो काम होता है, सबसे पहले तो मैं इसका आपको बता रहा हूँ डिवीजन क्या होती है। इसमें आपकी सेंट्रल, ठीक है, एक तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव होती है, और इसके साथ साथ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव। क्या मतलब? अगर मैं इसको बहुत आसान वर्ड में बोलूं, सेंट्रल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली। कोई मुश्किल बात है? दो तरह की तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं, एक तो सेंट्रल और दूसरा प्रोविंशियल। अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें, तो एग्जीक्यूटिव में होता है हमारे पास हेड ऑफ द स्टेट, प्लस उसकी कैबिनेट, प्लस उसकी एडवाइजरी। अब इसका क्या मतलब है बच्चों? ये क्या मैंने कहा, देखो बेटा, अभी सब कुछ समझ आ जाएगा। जुडिशरी में आपके पास आता है बेटा हाई कोर्ट, फिर आता है सिटी कोर्ट। मैं सीक्वेंस नहीं बता रहा, चीजें बता रहा हूँ जो जो आती हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर फेडरल शरिया कोर्ट। अब देखो, जितने भी कोर्ट्स हैं आपके, सुप्रीम कोर्ट्स, फेडरल कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सिटी कोर्ट्स, वो सारी जुडिशरी की टर्मिनोलॉजी में आती है। ठीक है, तो अब जरा देखो बेटा कि इनका काम क्या होता है। अब मैं इनके पर्पजेस जो है वो रेड कलर से लिखूंगा ताकि वो बहुत प्रोमिनेंट लगे। लेजिस्लेटिव का काउंसिल होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम होता है टू मेक लॉज। ठीक है, लेजिस्लेटिव का क्या काम है बेटा? लॉ मेकिंग करना। सेंट्रल, प्रोविंशियल, इनके अंदर लॉ मेकिंग की जाती है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है टू इम्प्लीमेंट दोज लॉज। जो लेजिस्लेटिव में बनाए गए लॉज हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल की होती है। और जुडिशरी का काम क्या होता है भाई? टू टेक केयर दोज इम्प्लीमेंटेड लॉस। सिंपल।
कि भाई जो इम्प्लीमेंटेड लॉज हैं उनको टेक केयर करना जुडिशरी का काम होता है। भाई आपने देखा होगा अदालत जब भी सजा सुनाती है कैसे भाई, कि इस वॉयलेशन के तहत, इस चीज की वॉयलेशन की वजह से, इस कानून के तोड़ने की वजह से इस बंदे को ये सजा दी जाती है। तो मतलब जुडिशरी का काम होता है टेक केयर करना, किस चीज को, लॉस को टेक केयर करना। कहते हैं ना भाई कानून की रखवाली करना अदालत का काम है। कानून की रखवाली क्या का मतलब है, इसका मतलब टेक केयर करना। ठीक है भाई। अब मेरे बच्चों, चलो लेजिस्लेटिव भी तुम लोग समझ गए, जुडिशरी भी समझ गए, लेकिन अब आ जाओ एग्जीक्यूटिव पे। तुम लोग जब ये वर्ड पढ़ोगे सेक्शन 2 में कि भाई इंडियंस गॉट द चांस टू बी इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मोर नंबर ऑफ सीट्स ऑफ इंडियंस इंक्रीज इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उस वक्त तुम इंडियंस को खुश होता हुआ देखोगे। तो बेटा उस वक्त तुम ये सोचोगे कि भाई इंडियंस लेजिस्लेटिव में और एग्जीक्यूटिव में जाके इतना खुश होते क्यों हैं, ऐसा क्या हो रहा है वहां पर, क्या पार्टी शार्टी चल रही है? नहीं, बल्कि क्यों खुश होते हैं, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियन जाएंगे दे विल हैव द मोर से इन द लॉ मेकिंग ऑफ इंडिया। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है बेटा, टॉपिक नेम कुछ भी नहीं है मेरा बच्चा, कोई सा टॉपिक नहीं पढ़ा रहे सर अभी, कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहे अभी सर ने, क्योंकि सेक्शन 2 स्टार्ट करना है। तो सेक्शन 2 स्टार्ट करने से पहले जो उसकी कुछ बेसिक्स हैं, जो डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज हैं, जो सेक्शन 2 में यूज होंगी थ्रू आउट, वो आज सर करा रहे। मतलब आज समझ लो अगर मैं इस टॉपिक का नाम दूं तो वो है बेसिक्स ऑफ सेक्शन 2। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बेसिक्स ऑफ सेक्शन 2। ठीक है, चलो भाई समझ आ गए बेटा। इंडियंस इफ दे आर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल दे हैव मोर से इन द लॉ मेकिंग। एग्जीक्यूटिव पे आओ। एग्जीक्यूटिव पे तो हेड ऑफ द स्टेट होता है। अब ब्रिटिश हैं उस वक्त, तो वो ब्रिटिशर्स हेड ऑफ द स्टेट्स हैं। बच्चों ये कैबिनेट और ये एडवाइजरी क्या होती है? देखो बेटा, कैबिनेट का मतलब होता है दोज क्लोज मिनिस्टर्स हु हैव डिफरेंट अथॉरिटेटिव पावर्स एंड अथॉरिटेटिव सब्जेक्ट्स। क्या मतलब कि भाई वो मिनिस्टर्स जिनको डिफरेंट सब्जेक्ट्स अलॉट किए गए हैं। जैसे अगर किसी मिनिस्टर को पूरी कंट्री का एजुकेशन दिया गया है तो वो एजुकेशन मिनिस्टर, किसी को हेल्थ दे दी तो वो हेल्थ मिनिस्टर, किसी को कंट्री का डिफेंस दे दिया तो वो डिफेंस मिनिस्टर, और जो कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर्स को डील कर रहे हैं वो फॉरेन मिनिस्टर। तो मेजर जब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं कंट्री के, हम इनको सब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, रेलवे, ये सारे हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट्स। तो वो मिनिस्टर जिनको ये सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं वो कहलाते हैं कैबिनेट मेंबर्स। एडवाइजरी क्या होती है? एडवाइजरी के अंदर ये लोग अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर को या हेड ऑफ द स्टेट्स को एडवाइस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई, आपने देखा है कि भाई जब हेड ऑफ द स्टेट मतलब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, जब भी वो आते हैं टीवी पे कोई बात वो कहते हैं तो बड़ी जबरदस्त किस्म की वो बात होती है, कि मतलब वो इन्वायरमेंट की भी बहुत अच्छी पॉलिसी बता देते हैं, वो फाइनेंस की भी बहुत अच्छी पॉलिसी बता देते हैं, वो डिफेंस की भी बहुत अच्छी पॉलिसी बता देते हैं। तो क्या मतलब कि एक बंदा क्या इतनी सारी चीजों में एक्सपर्ट्स हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, बल्कि उस बंदे को ब्रीफिंग दी जाती है, उस बंदे को बताया जाता है। कौन बताते हैं भाई? एडवाइजर्स। ये होते हैं एक्सपर्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, अब पाकिस्तान में अल्लाह न करे फ्लड आ गया, अब आई वांट सम इफेक्टिव मैनेजमेंट जो कि हमें इन्वायरमेंट से रिलेट करनी चाहिए। अब मैं इन्वायरमेंट से रिलेट एडवाइजर को बुलाऊंगा जो यकीनन बहुत क्वालिफाइड होगा, बाहर से पढ़ के आया हुआ होगा, ऑक्सफोर्ड का क्वालिफाइड होगा, कैम्ब्रिज का क्वालिफाइड होगा। अब वो आके मैं उससे पूछूंगा हाँ भाई अब मुझे ब्रीफ करो व्हाट वी हैव टू डू। तो वो मुझे जो कुछ बताएंगे मैं आगे जाके फॉरवर्ड कर दूंगा, लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो लोगों को तो ऐसे ही लगेगा जैसे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ब्रीफिंग दी गई थी एडवाइजर्स की तरफ से। तो खैर ये तीन चीजों पर बेस करती हैं। वैसे आज के टाइम तो इसका फोर्थ स्ट्रक्चर मीडिया को भी कहा जाता है, बट उस टाइम की हम बात करेंगे तो वी आर नॉट कंसिडरिंग मीडिया। ठीक है भाई, बच्चों ये चीज समझ आ गई? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर मैं बार बार बोलूंगा इंडियंस बिकम द पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, समझ जाओगे व्हाई दे आर हैप्पी। इफ आई से कि भाई इंडियन विल बी इलेक्टेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, समझ जाओगे व्हाई दे आर हैप्पी, क्योंकि अब उनका लॉ इम्प्लीमेंटेशन में एक रोल होगा। ठीक है भाई, चलो
ये सारी बातें डन हो गई। अब सेक्शन 2 से रिलेट एक और मेन चीज मैं आपको कराने जा रहा हूँ, जिसको प्लीज किसी बहुत फेयर जगह पर लिख लेना, जहां पर बार बार आप उसको गो थ्रू कर सको, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और वो रिपीट होगी बार बार इन द सेक्शन 2। बेटा आयशा, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है बेटा वो काउंसिल जो सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों हो। मतलब एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है और एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, इन दोनों का काम लॉ मेकिंग होता है। हाँ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल सिग्निफिकेंट इसलिए होती है महानूर, क्योंकि उसके पास अथॉरिटेटिव पावर्स हैं, रियल पावर्स हैं, इम्प्लीमेंट कर रही है वो लॉस को। ठीक है, बड़ी होती है एग्जीक्यूटिव। अच्छा मेरे बच्चों, अब जरा देखो, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ये अगर तुम्हें याद हो गई तो तुम्हें बहुत सारे इवेंट्स याद हो जाएंगे सेक्शन 2 के। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द डेडलॉक बिटवीन, किसके दरमियान भाई? बिटवीन आईएनसी एंड एमएल। आईएनसी का मतलब क्या है मेरे बच्चों? आईएनसी मींस इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब आप देखोगे फ्रॉम द चैप्टर 6 टिल चैप्टर 9 there is a continuous deadlock between the Muslim League and the Indian National Congress। सबसे पहले तो मैं डेडलॉक का आपको मतलब समझाता हूँ कि डेडलॉक कहते हैं किसे। भाई डेडलॉक का मतलब जैसे ये दो बंदे आपस में, ठीक है, ये एक बंदा खड़ा हुआ है, ये एक बंदा खड़ा हुआ है। अब इनके बीच में डेडलॉक कैसे होगा भाई? इन दोनों की असल में चलती है फड्डा शड्डा। अब इसमें एक बंदा कोई बात कहता है तो ये उसको अपोज कर देता है, फिर ये जो बात कहता है ये उसको अपोज कर देता है। तो अगर ये दोनों ऐसे ही करते रहे, एक दूसरे की बातों को अपोज करते रहे, रिजेक्ट करते रहे, तो इनके दरमियान कोई भी नेगोशिएशन नहीं हो सकती। सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल देयर इज अ डेडलॉक बिटवीन दीज टू बॉयज। इन दोनों बॉयज के दरमियान डेडलॉक है कि ये एक दूसरे की बात को मान ही नहीं रहे और एक दूसरे की बात को वैल्यू करने के लिए तैयार ही नहीं है। So there was a very severe deadlock between the Indian National Congress and Muslim League, जो कि आप 1909 से लेके 1945 तक पढ़ोगे मेरे बच्चों। तो जब ये इतनी कॉमन चीज है तो एक दफा लिख लेते हैं। बेटा यहाँ मैं डिमांड लिखूंगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, इसको हम लिखते हैं रेड से, क्योंकि कांग्रेस का हमने कलर डिसाइड कर लिया भाई रेड। यहाँ कांग्रेस की डिमांड लिखूंगा, यहाँ मैं काउंटर डिमांड लिखूंगा मुस्लिम लीग की। ठीक है जी, डन हो गया। अब हम लिखेंगे डेडलॉक। पहले हम कांग्रेस का डेडलॉक लिखेंगे। कांग्रेस का कहना था नंबर 1, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद मैक्स पावर्स। अब देखना क्या क्या बातें, विद मैक्स पावर्स टू द सेंटर, नॉट द प्रोविंसेस। ठीक है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये कहना था कि भाई इंडिया में एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें ज्यादातर पावर सेंट्रल असेंबली के पास, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, न कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास हो। ठीक है, पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात कांग्रेस कहती थी देयर मस्ट बी अ जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम, कॉमा, नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तीसरी डिमांड कांग्रेस क्या करती थी? नो 1/3 सीट्स टू द central, to the Muslims in the central legislature। ठीक है, काउंट करते जाओ ये लोग क्या क्या बातें बोल रहे हैं। ठीक है भाई, क्या कहा इन्होंने कि भाई मुस्लिम्स को कोई 1/3 सीट्स नहीं मिलनी चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर। ठीक है, और फोर्थ पे हम क्या देते हैं भाई? हिंदी मस्ट बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। क्लियर? सो दीज आर सम नैरेटिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि वो डिमांड करते थे। अब हम इसका काउंटर डिमांड देखते हैं
कि भाई मुस्लिम लीग क्या कहती थी। सबसे पहली बात भाई फड्डा किस बात पे हुआ, मुस्लिम लीग ने कहा नॉट फेडरल, नॉट यूनिटरी बट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें क्या मतलब होता है देखते हैं। विद मैक्स पावर्स टू द प्रोविंसेस नॉट द सेंटर। क्या ख्याल है बेटा, ये बात है। उन्होंने कहा भाई एक मिनट, हम तो यूनिटरी नहीं मांगते, हम तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मांगते हैं, जिसमें मैक्सिमम पावर सेंटर के पास ना हो बल्कि प्रोविंसेस के पास हो, ना कि सेंटर के पास। ठीक है, ये सबसे पहला डेडलॉक आ गया। देखो कितनी ऑपोजिट बात है ना, और ऑपोजिट बात पे ही डेडलॉक बनता है। नंबर टू भाई, कांग्रेस ने कहा कि जॉइंट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मिले किसी भी कम्युनिटी को। लेकिन मुस्लिम लीग ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, देयर मस्ट बी, ऑपोजिट बात, देयर मस्ट बी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर द मुस्लिम्स। ठीक है, कि भाई मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम होना चाहिए, अलग अलग वोटिंग राइट्स। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होते हैं, बेटा डोंट वरी, अभी ही बताऊंगा, क्योंकि मैं आज सारे बेसिक्स बताऊंगा सेक्शन 2 के, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो कांग्रेस ने कहा भाई मुस्लिम्स को कोई भी 1/3 सीट नहीं मिलनी चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर। इसका ऑपोजिट क्या है, मुस्लिम्स मस्ट गेट 1/3 सीट टू द इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है भाई, डन हो गया बेटा। देखा कितनी ऑपोजिट डिमांड्स हैं। और फोर्थ पे आ गई भाई, जाहिर सी बात है, उर्दू मस्ट बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। चलो भाई, अब सोचो, कोई एक बात पे लड़ाई नहीं है, चार बातों पे लड़ाई है, चार बातों पे लड़ाई होगी, डेडलॉक बनेगा, डेडलॉक बनेगा, कोई नेगोशिएशन फाइनलाइज नहीं हो पाएंगी। लेकिन तुम लोग को पता है कुछ चीजों पे ये लोग लीनियंट थे। जैसे एक ऐसी डिमांड थी जिसपे ये दोनों अग्री करते थे, और वो कौन सी डिमांड है जिसको मैं ब्लैक में लिख रहा हूं, दैट इज सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे। ठीक है, एंड रिफॉर्म इंट्रोडक्शन, क्या मतलब, इन द NWFP एंड बलूचिस्तान। बेटा ये एक ऐसी डिमांड थी जिसको कांग्रेस भी अप्रूव करती थी और मुस्लिम लीग भी अप्रूव करती थी, मतलब ये सिमिलैरिटी है। ये ऐसी डिमांड थी जिसको ये दोनों अप्रूव कर देते थे, कहते थे हाँ भाई ये ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अब आप खुद देख सकते हो कि हाउ द डेडलॉक इज सीवियर बिटवीन मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस। तो इन्हीं चार बातों को लेके इनके दरमियान लड़ाई झगड़ा होता रहा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एग्जाम्पल दूं, सबसे पहले मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स में भी कांग्रेस गुस्से में आ जाएगी जब मॉर्लेमेंटो जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम को रिजेक्ट करके सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करेंगे। द कांग्रेस विल बिकम एंग्री, और वो कहेंगे नहीं भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर आता है 1919 का मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। उसमें जो है वो मॉन्टैग चैम्सफोर्ड फेडरल फॉर्म की बात करेंगे। कांग्रेस उसमें गुस्से में आएगी कि नहीं भाई, नो कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर आगे बढ़ेंगे हम, साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन के अंदर भी साइमन जब मुस्लिम्स को ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स देगा और फेडरल फॉर्म की बात करेगा, कांग्रेस फिर गुस्से में आ जाएगी। फिर इसके बाद जब नेहरू रिपोर्ट आएगा, नेहरू रिपोर्ट के अंदर ये सारी डिमांड्स जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये फॉरवर्ड की जाएंगी, जिसमें मुस्लिम लीग एंग्री हो जाएगी। फिर जिनास 14 पॉइंट आएंगे जिसमें ये मुस्लिम लीग वाले सारे पॉइंट्स होंगे और कांग्रेस के अगेंस्ट होगी, तो कांग्रेस उसको रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, देखा आपने किस तरह से डेडलॉक चलता जाएगा, इवेंट्स चेंज होते जाएंगे और डेडलॉक चलता जाएगा। गॉट इट बच्चों? तो बच्चों इस चीज में तो अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता दीजिए। आई एम रेजिंग दिस। डेडलॉक पता लग गया, ये याद कर लीजिएगा। अब आते हैं बेटा एक और बेसिक टर्मिनोलॉजी की तरफ, और दैट इज सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसका क्या मतलब होता है, ये बार बार आपके सामने वर्ड आएगा।
देखो मैं एक इसकी बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल से समझाता हूँ, और वो एग्जांपल है एक क्लास ए की। क्लास ए के अंदर बॉयज हैं 80 एंड गर्ल्स आर 20। ठीक है, क्लास ए के अंदर बॉयज 80 हैं एंड गर्ल्स आर 20। नाउ द इलेक्शंस आर गोइंग टू बी हेल्ड। इलेक्शंस आर फॉर 10 सीट्स। अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं कितनी नंबर ऑफ सीट्स के लिए बेटा? 10 नंबर ऑफ सीट्स के लिए। अब देखा यह जाएगा कि कौन 10 नंबर ऑफ सीट्स को सिक्योर करता है, क्या बॉयज सिक्योर करते हैं या फिर गर्ल्स सिक्योर करती हैं। तो बच्चों अगर हम नॉर्मल इलेक्शंस की बात करें, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात ना करें, if there will be normal elections, then it is clearly seen boys are dominant। boys 80 हैं और ये आराम से इन 10 नंबर ऑफ सीट्स को सिक्योर कर सकते हैं क्योंकि ये मेजॉरिटी में है, और गर्ल्स बहुत माइनॉरिटी में है, तो गर्ल्स के लिए ये सीट्स को सिक्योर करना पॉसिबल नहीं है। तो हमें नजर आ रहा है कि भाई ऑल 10 आउट ऑफ 10 सीट्स विल बी वॉन बाय द बॉयज इजीली। तो बेटा गर्ल्स तो ऐसे हार जाएंगी। अब गर्ल्स ने एक डिमांड की। गर्ल्स ने कहा नहीं भाई, 10 नंबर ऑफ सीट्स ऐसे अकेले जो है वो 10 नंबर ऑफ सीट्स हम बॉयज को नहीं जीतने देंगे। प्लीज रिजर्व सम सीट्स फॉर द गर्ल्स। क्या कहा गर्ल्स ने? 10 नंबर ऑफ सीट्स में से कुछ सीट्स हमारे लिए रिजर्व की जाएं। तो भाई क्या डिसाइड हुआ? 10 नंबर ऑफ सीट्स अब कुछ इस तरह से डिवाइड हो गई कि 8 सीट्स आर फॉर बॉयज। मेरी एग्जांपल समझना, क्या अब सीट्स को डिवाइड कर दिया क्या? ठीक है, अब हो गया काम आसान। अब नॉर्मल इलेक्शन नहीं है, अब सीट्स को फिक्स कर दिया गया, क्योंकि भाई अगर हम डायरेक्ट इलेक्शंस कर देते तो भाई 10 की 10 सीट्स बॉयज जीत जाते बहुत आराम से। लेकिन अब इसकी वजह से गर्ल्स को तो कोई शेयर ही नहीं मिल पाता, है ना भाई? तो अब हमने क्या किया, हमने सीट्स को डिवाइड कर दिया। बॉयज चाहे कितनी ही मेजॉरिटी में क्यों ना हो, दे कैन ओनली हैव द इलेक्शंस ऑन 8 नंबर ऑफ सीट्स। ये सिर्फ 8 नंबर ऑफ सीट्स ही सिक्योर कर सकते हैं मैक्सिमम, जबकि 2 नंबर ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द गर्ल्स, जिस पे रिप्रेजेंटेटिव भी गर्ल होंगी और वोट भी गर्ल्स कर सकती हैं। ये जो 2 नंबर ऑफ सीट्स है मेरे बच्चों, देखो ये जो 2 नंबर ऑफ सीट्स हैं, इस पे ना तो कोई बॉय इलेक्ट हो सकता है और ना कोई बॉय वोट कर सकता है। दीज 2 सीट्स आर ओनली 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 फॉर गर्ल्स। गर्ल्स ही इलेक्ट होंगी, गर्ल्स ही वोट करेंगी, और बॉयज सिर्फ और सिर्फ इन 8 नंबर ऑफ सीट्स के लिए वोट कर सकते हैं, इन 2 के लिए वोट्स नहीं कर सकते। तो हो गया सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर द गर्ल्स, कि अब गर्ल्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स है ये। दिस सिस्टम इज नोन एज सेपरेट इलेक्टोरेट्स, कि जो जिस कम्युनिटी का होगा वो उसी कम्युनिटी को वोट करेगा। अब इस एग्जाम्पल को मैं चेंज कर रहा हूं आपकी आंखों के सामने, और मैं इसको इंडिया की एग्जाम्पल से बदलने जा रहा हूँ। बॉयज की जगह मैं लिखता हूं द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस वजह से नहीं कि वो बॉयज ही थे सारे, इस वजह से वो मेजोरिटी में थे। और गर्ल्स की जगह मैं माइनॉरिटी शो करने के लिए मुस्लिम लीग को लिखता हूँ। अगर बगैर सेपरेट इलेक्टोरेट्स के इलेक्शंस होते तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रिप्रेजेंटिंग द 75% ऑफ इंडिया। सोचे मेरा बेटा, हिंदू 75% है इंडिया के अंदर, मुस्लिम आप लगा लो 24%, उसके बाद सिख हैं, अदर स्कैजुअल कास्ट है। तो बेटा इस तरह अगर देखा जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सच अ डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी, और 75% इंडियंस की सपोर्ट, हिंदूज की सपोर्ट तो कांग्रेस को मिलती थी। तो अगर नॉर्मल इलेक्शंस होते तो कांग्रेस तो क्लीन स्वेप कर जाती। तभी मुस्लिम वांटेड टू सिक्योर सम पार्ट ऑफ द सीट्स, जिसपे सिर्फ मुस्लिम्स ही इलेक्ट हो सकें, मुस्लिम्स ही वोट कर सकें। ठीक है जी, तो बच्चों सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी बेटा, अब तो आगे चल के कोई परेशानी नहीं होगी कि व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट्स, क्या होते हैं ये, क्यों होते हैं ये, किस वजह से होते हैं ये, क्यों डिमांड की गई।